तो आज हम लोग आप लोगों के इंटर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे। अब आप लोगों को बीएससी या बीए के बारे में सोचना होगा, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका CUET जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है। इसमें क्या होता है कि जितनी आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये वाला एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा। आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो आपके लगभग के इसके अंदर लगभग आपके 44 से 45 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, और जिनके लिए आप लोग बीएससी या बीए करने के लिए आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, जो भी आप अदर आप चीज़ें करना चाहते हैं वो भी आप लोगों के लिए होती है, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि क्या-क्या इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें हिंदी हिंदी आपकी जनरल नॉलेज और रीजनिंग, और इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट आपके इंटर में रहे होंगे, 11th-12th क्लास में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके सब्जेक्ट आएंगे। आपको उसमें से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है या आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपको 50 में आपको 40 अटेंड करने होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चनों में आपको 40 अटेंड करने होते हैं। ये आपकी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासेस की, कि जो आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी वो क्लास होंगी आपकी फिजिक्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसमें जो सिलेबस आपका आता है वो आप मान लीजिए 11th और 12th, ठीक है, 11th क्लास की पूरी फिजिक्स और 12th क्लास की पूरी फिजिक्स, और 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री और 12th क्लास की पूरी आपकी केमिस्ट्री, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे और उन्हीं को सॉल्व कराया जाएगा, और आपको सॉल्व कराते क्वेश्चनों के साथ ही आपको थ्योरी पूरी आपको कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया जाएगा। तो आपको क्लास करने में देखेंगे, क्योंकि कुछ डिफरेंट तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि आपको क्वेश्चन के साथ थ्योरी तैयार कराई जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो थ्योरी आपकी कंफर्म होती चली जाएगी, और फिर वो कभी ना भूलने वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लासेस। ये पर डे आपको क्लास मिलेगी। आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, और आपको 10 से 15 अलग अलग टॉपिकों के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप एक नोट्स बनाते जाइएगा हर एक टॉपिक का। वहाँ पर फार्मूला, डेफिनीशन, जो आप डेफिनीशन अपने दिमाग में रखिएगा, फार्मूला, ये सब सारी चीज़ें, इस तरीके से आपका ये प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस c के कैप परस्पर लंबवत है। तो देखिए वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है, और सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबवत का सेंस ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणा होता है उसका फॉर्मूला। दो सदिशों का अदिश गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दो सदिशों के क्या है, अदिश गुणा का फॉर्मूला है। मतलब इसका सेंस यहाँ पर ये है कि अगर हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणा कराएंगे, डॉट मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी हमको अदिश राशि मिलेगी। जैसे एग्जांपल में हम अगर देखें, जो बल है, फोर्स, कार, बल का डॉट मल्टीप्लाई अगर विस्थापन से कराएंगे तो हमको कार्य मिल जाएगा, और कार्य एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है, और बल और विस्थापन आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इसका सेंस आपका ये होता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसमें वेक्टर ए की वैल्यू रख देंगे, हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू रख देंगे। थीटा इज इक्वल टू हमारा दिया ही हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पर आपका जो ए है वो ए आपका वेक्टर ए का परिणामी है,
ए का परिणामी और जो वेक्टर बी है मतलब बी है वो वेक्टर बी का परिणामी है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग वेक्टर ए की वैल्यू यहां पर रखें 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस सी के कैप। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू रख देंगे 90 तो ये कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो इक्वल वाला पद है पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं आगे, इसमें देखिए जो आपका 5 का मल्टीप्लाई पहले क्या होगा, मतलब आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से। वैसे अगर रूल के हिसाब से चले तो यहाँ पर आई कैप का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों से होगा, फिर जे का इन तीनों से होगा, फिर इसके बाद के का इन तीनों से होगा। तो यहाँ पर एक रूल लगता है आपका, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं, वो रूल है आपका, जैसे आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, बराबर जे कैप डॉट जे कैप आपका क्या होता है, और इसी के कैप डॉट के कैप का मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार आपका अगर जे मतलब आई कैप डॉट जे कैप है बराबर जे कैप डॉट आपका के कैप है बराबर के कैप डॉट आई कैप है, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से पहले अगर हम लोग आई कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों में कराते हैं तो यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप तो आएगा, इसका और इसका, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, जो पद हो जाएगा आपका 0, उस हिसाब से वो वाला पद हम लोग छोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसका सोल्यूशन शॉर्टकट में क्या निकालते हैं कि आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से और के कैप का के कैप से करा लेते हैं। तो चलिए हम लोग कराते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आई कैप है, यहाँ पर 2 आई कैप है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10, और आई कैप डॉट आई कैप यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए हम लोग 10 ही लिखेंगे। प्लस आया तो प्लस लगाया, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करेंगे, 2 जे कैप यहाँ पर है और 7 आपका के जे कैप यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब जे कैप डॉट जे कैप है, इस हिसाब से वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आपका 14 ही आएगा। अब ये माइनस और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3c के कैप डॉट के कैप जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू ये आपका 0। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो c की वैल्यू निकालना है, तो 3c बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये इधर जोड़ेंगे तो 24 और बराबर के साइड आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, और अगर काटेंगे तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, -24/3, और डिवाइड कर देंगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका C3 सही हो गया, तीसरा नंबर आपका सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर ध्यान देना है, और जो मैंने आपको ये रूल बताया इसको आपको ध्यान देना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, 11th क्लास के सारा पूरा सिलेबस और 12th क्लास का वही आपका सिलेबस आपका क्या है, CUET में आपका पूछा जाता है एंट्रेंस में। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज भी चलेंगे, ये पहले चैप्टर से है। आज इसके हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट, आगे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे। तो लगभग मेरा टारगेट आपको यही है कि आपको लगभग 3000 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक वेक्टर ए की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और दूसरे की ओर है तथा दूसरे वेक्टर बी की दिशा उत्तर की ओर है। तो अब आपको वेक्टर का गुणनफल क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपका क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणा होता है। इन दोनों की दिशा अगर देखें तो एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए पहले दिशा बना लेते हैं। ये देखिए दिशा अगर हम लोग बनाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट आपका। तो अब ये कह रहा है वेक्टर ए की दिशा आपके दोनों के लंबवत, मतलब कि दूसरे
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ऊपर का मतलब ये कि इसके ऊपर की ओर है। आप लोग अगर कॉपी में इसको दिशा को बनाइएगा तो यहाँ सेंटर में अपना पेन रख दीजिएगा, परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो वो एक ही आपकी डायरेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये आपका वेक्टर ए है। और दूसरे जो कह रहा है ऊपर उत्तर की ओर है, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर ऊपर की ओर, तो ये आपकी वेक्टर बी हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे तीनों, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, जो डायरेक्शन आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा, और उसकी दिशा क्या हो जाएगी आपका 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बनेगा इन तीनों के हिसाब से, तो आप उसकी दिशा क्या हो जाएगी ईस्ट, मतलब कि पूर्व की ओर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन था जो आपको ध्यान रखना है। इसकी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो सदिशों के वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि दो सदिशों का अदिश गुणा क्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणा का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 या 2, जो भी मान लो, ना मानना हो कोई बात नहीं। अब अगर आगे देखते हैं, दो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी साइन थीटा। ये आपका क्या है, ये दो सदिशों का अदिश गुणा है, और ये आपका क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणा है। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ठीक, तो अब अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कॉस थीटा। हम ए बी से ए बी कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ सकता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा और 1, टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 45, तो टेन से टेन कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कितना, 1 मिनट के अंदर अंदर, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, आप वो हर क्वेश्चन आ सकता है जिसका क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर दे सकते हैं, संभव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, तो कह रहा है यदि एक कण, ठीक है, यदि एक कण जिस पर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इतना न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। अब कह रहा है इतना बल लगाते हैं तो वो इतना विस्थापित हो जाता है, कितना विस्थापित हो जाता है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर दूरी तक विस्थापित हो जाता है। किया गया कार्य निकालना है। तो भैया कार्य निकालने के लिए डब्ल्यू बराबर आपको क्या पता है, एफ इंटू एस पता है। अगर हम इसको क्या लिखें, अदिश रूप लिखें इसका सदिश रूप, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, जो क्या है आपका दो सदिशों के अदिश गुणा का आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो W बराबर आप क्या करिए, ये वेक्टर एफ का मान दिए हुए हैं, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, वेक्टर एफ की वैल्यू दी हुई है, और ये वेक्टर एस की वैल्यू दिए हुए हैं, विस्थापन आपका, दोनों का उठा के मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट एफ की वैल्यू रख देना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है कि आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, और के कैप का के कैप से, डॉट मल्टीप्लाई आपको कराना है। तो 5 यहाँ पर ये क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 10। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वहां पर रखेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, फिर प्लस आया, प्लस लगा देंगे।
फिर यहाँ पर 3 जे कैप और 2 आपका है तो कितना हो जाएगा 6 जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू आपकी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या 3 है और ये 5 है तो कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है। देखिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया 5 आई कैप का मल्टीप्लाई 5 वो 2 आई कैप से कराया तो आया क्या, देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराया तो 10 आया। और यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप, अब यहाँ पर आई स्क्वायर नहीं होगा ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी और 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराया तब जाके ये 10 आया है। ठीक है, ये यहाँ पर जो 10 लिखा है इस तरीके से आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं ऊपर इसके आपको बता चुका हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, के कैप डॉट के कैप सबकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ इस हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको जोड़ कर लेते हैं, आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 31 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका 16 और 15 दूनी 30 और एक 31 आपका हो गया। तो आपका 31 जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थात इसमें एक फॉर्मूला और देख लीजिए कि अगर मान के चलिए कि जो आपका बल है वो विस्थापन से थीटा कोण बनाता है तब कार्य कितना हो जाएगा। तो वहां पर आपका एफ इंटू एस, ठीक है, साइन आपका थीटा, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वें में, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपका, किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में क्रमशः 2% तथा 3% की अधिकतम त्रुटि होती है। पिंड की परिकलित गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि निकालना है। तो ये है भैया त्रुटि वाला, जिसलिए क्वेश्चन निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, त्रुटि के कितने प्रकार की होती है। त्रुटि आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये क्या है आपकी त्रुटि है, मतलब कि किसी भी राशि के मापन में हुई गलती। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स, डेल्टा एक्स जिसको हम लोग कहेंगे, ये है आपका राशि के मापन में हुई गलती। ठीक है, और x क्या है आपका, ये है उसी राशि का वास्तविक मान जो आपको मान दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी को अगर हम लोग यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करा दें तो यही आपकी क्या हो जाएगी, ये आपके प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रुटि से आपका एक सवाल क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए किसी भी गतिमान कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो चाहे आप ई से डोनेट करिए या ई के से डोनेट करिए, तो ई बराबर आपका क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर एम है उस पिंड का द्रव्यमान और वी है उस पिंड का वेग है आपका। अब यहाँ पर अगर त्रुटि वाला फॉर्मूला बनाए तो देखिए फॉर्मूला बनाना आप सीख जाइए। फॉर्मूला बनाएंगे तो मान के चलिए कि इसमें जो गतिज ऊर्जा में त्रुटि है वो डेल्टा ई है और गतिज ऊर्जा का जो वास्तविक मान है ई है, तो ये आपका डेल्टा ई अपॉन ई, और अधिकतम त्रुटि के लिए है तो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बराबर, अब देखिए ये 1/2 ये आपका कांस्टेंट है जो कि आपका गिना नहीं जाएगा उस त्रुटि में। अब द्रव्यमान में त्रुटि के लिए बनाएंगे फॉर्मूला तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस लगाया, इसके बाद वेग के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 2 हो जाएगा, इनटू में आएगा जो भी स्क्वायर होगा तो इनटू, अब वेग के लिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर जो वैल्यू दिए हुए 2% वो पूरे इसकी वैल्यू दिए हुए, और जो 3% दिए वो पूरे इसकी 3% वैल्यू दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो जो वैल्यू है वो इस प्रकार है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 2% है। ठीक है, प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितना है 3% है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8%, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग ध्यान देंगे, ये बार बार आपके एक आध दो क्वेश्चन और इस तरीके से आएंगे, तो फॉर्मूला बनाना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अभी और क्वेश्चन आएंगे आपके इसी टाइप के, तो उनमें भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ध्यान से समझते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका
किसी भी एग्जाम के लिए बीमा, ठीक है। ये आप मान चलिए कि आपको एक क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है इस चैप्टर से। अब ये नहीं कहेगा कि आप बीमा निकालिए, पुराने क्वेश्चन हो गए कि फलाने की बीमा निकालो, ढिकाने की बीमा निकालो। ये अब उल्टा करके पूछते हैं कि अगर बीमा सूत्र ये है तो मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी उस टाइप के भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब बीमा के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग देखिए, आप सब लोग 11th क्लास में इतना तो पढ़ ही चुके होंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और उसका जो विमीय सूत्र होता है वो एल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी, और उसकी जो विमीय सूत्र होगा एम होगा, ठीक है। समय का मात्रक आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड होता है। अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकेंड होता है और उसका विमीय सूत्र आप पढ़ चुके हैं, टी होता है, ठीक है। ये समझ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा जिसको हम लोग कहेंगे, धारा लिख देते हैं, धारा, उसका मात्रक एम्पियर होता है और उसका विमीय सूत्र आपका विमीय सूत्र आपका ए हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ताप का विमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे, थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो आपके मात्रक और विमीय सूत्र है जो आपको विमा बनाने में, विमीय सूत्र बनाने में आपको हेल्प करेंगी। तो इनको आपको नोट कर लेना, अगर आपको ना नोट हो, लेकिन आपके कहीं ना कहीं बुक में आपको जरूर दी होंगी, थोड़ा बहुत बुक को खोल के देखा करिए। तो चलते हैं अब इसके, हम लोग बीमा निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है दाब की बीमा निकालना है, यहाँ पर दाब का विमीय सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले अगर किसी का विमीय सूत्र निकालना है तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान देने योग्य है। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब एफ अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, अभी ध्यान से देखते जाइएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और दोनों क्या है, आपकी लेंथ है, तो दोनों का मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, और उस हिसाब से आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर में अगर हम विमीय सूत्र इसका निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर मैं रखता हूं L2, क्या पढ़ेंगे इसको, L2, मतलब एल स्क्वायर हुआ, L2 पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से आपका क्या, कैसे हुआ L2, क्योंकि हमने मीटर का भी L रखा, इसका भी L रखा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका L2 हो गया। या तो आप यहां से रख दीजिए या तो इस हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। अब हम लोग अगर बात करें इसी हिसाब से, अगर हम लोग वेग की विमा निकालें, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, जिसको हम लोग लिखते हैं एस अपॉन टी, ठीक है, डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। यह विस्थापन जिसका आपका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। और सेकेंड का मात्रक क्या होता है, वो समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो अब हम लोग क्या करें, अगर इसकी विमा निकालना है तो मीटर की विमा क्या होती है, एल, और सेकेंड की क्या होती है, टी। टी आपका ऊपर चला जाएगा तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, समझ गए आप लोग। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एक और विमा निकालने की, जैसे कि त्वरण है आपका, त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। देखिए यहाँ पर है वेग, तो वेग की बीमा हमारी क्या आई है, एल टी माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पर वेग की बीमा निकाली है, समझ रहे हैं आप। अब ये -1 कहां से हो गया, क्योंकि ये टी ऊपर गया है, ये ध्यान रखना है। तो वेग की बीमा निकाली कितनी, एल टी माइनस 1। अब अगर हम त्वरण का फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ये हमने वेग का मात्रक रख दिया, सेकेंड समय का मात्रक फिर से सेकेंड। अब सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका त्वरण का मात्रक। अब अगर हम विमा की बात करें तो विमीय सूत्र की अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ साफ कर लेते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एल टी माइनस 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रख। अब अगर विमीय सूत्र की बात करें हम लोग इसके, तो देखिए हम मात्रक से भी रख कर निकाल सकते हैं,
लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे विमेय सूत्र और निकाल लेंगे। तो देखिए अभी अभी हमने वेग की विमा निकाली जो कि आपकी एल टी माइनस क्या है 1 है, एल टी माइनस 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर वेग की विमा रख देते हैं एल टी माइनस 1, ये रख दिया हमने, अपॉन क्या है टी है, तो टी का विमेय सूत्र आप कैपिटल टी रख देंगे। टी आपका फिर से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1, यहां पर भी टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर देखें हम लोग बात करें, देखिए मेरा मकसद है आपको समझाना, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर हम लोग क्या करें कि -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो एल टी माइनस 2 ये आपकी क्या हो गई, त्वरण की विमा हो गई। ठीक है, समझ गए। आपने क्षेत्रफल की विमा कैसे निकाली, आपने वेग की किस तरीके से निकाली, त्वरण की किस तरीके से निकाली। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है दाब का विमेय सूत्र निकालना है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है, अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की विमा अगर हम लोग निकालें, बल बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभी अपनी त्वरण की विमा हम लोग निकाल चुके हैं, एम की विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा एम, और त्वरण की विमा हम लोग निकाल चुके हैं एल टी माइनस 2। तो बल की विमा क्या हो गई आपकी, एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बल की विमा रख देंगे, बल की विमा रख देंगे कितनी, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और क्षेत्रफल की विमा हम लोग निकाल ही चुके हैं, क्या होता है एल 2, क्या होती है एल 2। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक एल से एक एल यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर एक एल बचेगा तो ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एल मतलब एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। तो ये आपकी दाब की विमा हो गई। तो इस तरीके से आपका कोई भी अगर फॉर्मूला पता है तो आप विमा सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है कि एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में कितना है आपका, मापन में क्रमशः 1% व 2% की अधिकतम त्रुटियां हैं। प्लेट पर आरोपित दाब के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका दाब मतलब बल में त्रुटि दिया हुआ है और त्रिज्या में त्रुटि दिया हुआ है। पहले आपकी त्रिज्या में दिया हुआ है और फिर आपके बल में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि बल दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग इसको F बरा अपॉन ए लिख सकते हैं। अब देखिए ए को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या वृत्ताकार है, तो हम लोग अगर बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या हो सकता है आपका पाई आर स्क्वायर हो सकता है, पी बराबर। ठीक है, दाब का एक मात्रक पास्कल होता है, ये आप ध्यान रखना है, उस वाले में नहीं बता पाए, यहाँ पर बता। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मूला बना लेंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मूला बना लेंगे, जो कि आपका इस प्रकार हो जाएगा। दाब है तो दाब डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, जैसा हमने अभी गतिज ऊर्जा का बनाया था। अब यहाँ पर ए है तो वो सॉरी क्षेत्र बल है एफ, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू आपका 100 हो जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए पाई क्या है, पाई आपका कांस्टेंट है। वैसे ये जाएगा ऊपर तो माइनस का तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, माइनस प्लस में हम लोग नहीं रख, प्लस में ही आप रखिएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस और स्क्वायर है तो 2, और ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब वहां पर जो वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दिए हुए 2 प्लस इस 2 और इंटू इसकी वैल्यू दिए हुए है 2%। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, वो त्रिज्या आपकी 1% है, बल आपका दिए हुए है 2%, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4% आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, वो गलत मान रख दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 4%। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू दी है 1 और इसकी वैल्यू दी है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए कह रहा है इसमें, यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा की माप में त्रुटि होगी। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि उसके आयतन में आपकी त्रुटि दिए हुए, तो घन के भुजा के मापन में आपको त्रुटि निकालना है। तो आप ध्यान रखिए कि भुजा के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, v बराबर ए क्यू। अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर, यहाँ पर ए है तो एक यहाँ पर जाएगा, 3 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये भी आपका हो जाएगा। समझ गए, v बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही तो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले में आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है 6%, और इसका ए का निकालना है। ठीक है, इसमें त्रुटि निकालना है आपको, ये ए है, यहाँ पर आप ए रखिएगा। ठीक है, इसका दिया हुआ 6%, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान चलिए कि भुजा आप ए मान लीजिए, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, इस पूरे को ए मान लीजिए। चलिए ठीक है, ए मान लिया, तो उस हिसाब से ए में जो प्रतिशत त्रुटि है आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6/3 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2% की आप इसमें त्रुटि आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना दी है 6% दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 3a, मान चलिए कि a% की त्रुटि होती है, तो अब मान चलिए कि आपका a की वैल्यू आ गई, तो 2% की आपकी इसमें त्रुटि हो जाएगी। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 8वीं की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में त्रुटि क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भुजा में त्रुटि दिए हुए है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वर्ग का आपका क्या होता है, वर्ग का क्या होता है आपका क्षेत्रफल, ए बराबर यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर, यहाँ पर आपका कितने का वैल्यू दिए हुए है, ये आपका अगर देखें तो a 2 आएगा यहाँ पर इंटू में, और a का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिए हुए कितना 3%, इतनी कितना दिए हुए है 3% दिया हुआ है। ठीक है, और मान रखेंगे यहाँ पर 2 है, तो आपका कितना हो जाएगा 6% आपका हो जाएगा इसमें त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये चुटकुट से आपके क्वेश्चन थे, ये आपको बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6% की इसमें त्रुटि हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आज का है लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 10⁻7 न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 10�6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 10�5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और चौथा नंबर है, चौथा ऑप्शन है 10⁻4 न्यूटन पर। तो देखिए सारे मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना है, इसको चेंज कर देंगे, डाइन को बदल देंगे न्यूटन में और सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग इसको अगर देखें तो एक डाइन बराबर मतलब एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। मैं डाइन को डी से प्रदर्शित कर रहा हूं, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक मीटर बराबर आपका 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, और
अगर हम लोग बात करें कि एक डाइन बराबर, 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, उस हिसाब से जैसे ये है आपका उल्टा हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ 10⁻6 है तो देखिए 10⁻6, ठीक है, और डाइन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आपको ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 10⁻5 का, और अपॉन, अब ये सेंटीमीटर है आपका, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, 10⁻2 इंटू 10⁻2, ये आपका न्यूटन इंटू प्रति मीटर स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻5। अब ये 10 देखिए -2 और -2 ये हो जाएगा 10⁻4, ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो 10⁻4 हो जाएगा, और आपका यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 और 6 से चला जाएगा तो 10⁻5, ये आपका हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको पूरा आपको सिलेबस कवर कराया जा सके। तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को पूरा 11th प्लस 12th की फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको, और आपका केमिस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस आपको यहीं पर इसी चैनल पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।